गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन जेनिथ पे। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए रहने वाला है। ट्वेल्थ क्लास के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेसिस। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंथेसिस जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और इस टॉपिक को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। हमें दो या दो से ज्यादा सेंटेंस दिए रहते हैं, उन्हें जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना रहता है। तो 3 तरह के सेंटेंस के नाम मैंने बोले, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन तीनों के ऊपर ही अपनी सारी जो बात है ना वो चलेगी प्यारे बच्चों। तो आप यूं मान के चलिए सिंथेसिस के अंदर ये 3 मेन टर्म्स है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंथेसिस करने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको अपने देखते हैं। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, ये सिंपल है ध्यान दें, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको जोड़कर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एक सिंपल सेंटेंस, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पूछ सकता है आपसे कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल की स्पेलिंग ऐसा ही कर ले, SIMPLE, इस तरह से रहता है। अब ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी कुछ चीजों की रहनी चाहिए। और वो क्या चीजें हैं आओ देखें। सबसे पहली जो टर्म जो है ना बच्चों, वो लिखा है फाइनाइट वर्ब और लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अपने को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे बीच में चलकर मैं यूं बोलूंगा कि भाई इस सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी तो वो एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो अपन को उस लिखे गए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को पहचानना पड़ेगा और एक सेंटेंस रखते हुए हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात से हमें ये समझ में आ गया कि सिंथेसिस का मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसी को ही अपने सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना, कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले हम लोग सीखते चलेंगे थोड़ा बेसिक कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। चलिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू वर्ब, आई मीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है। 1 से लेकर 7 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। आपको इस लिखे गए पहले सेंटेंस में 2 वर्ब दिखाई दे रही होगी आपको। पहली वर्ब लिखी हुई है गोज और दूसरी वर्ब लिखी हुई है बच्चों बाय। तो अपने को पहचानना है इस लिखे गए सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब जो है फाइनाइट है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो देखिए जरा, ही गोज, तो ये जो गोज लिखा ये किसके अकॉर्डिंग आया? सर ये ही के अकॉर्डिंग आया। इट मीन्स ये जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो टेंस चेंज हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे हमें गोज कहना पड़ा। अगले सेंटेंस में देखिए, इज गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ और टेंस के अकॉर्डिंग को अपने को लिखना पड़ा यहाँ पे इज, और इज के साथ में लिखना पड़ा गोइंग। तो गो का आई मीन इस गोज का रूप बदल गया। अगला जो टेंस लिखा हुआ है, आई मीन अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका जो टेंस है वो लिखा हुआ है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके भी जो वर्ब है वो चेंज हो गई। इस ही के साथ में यहाँ हैज लिखना पड़ गया और टेंस के अकॉर्डिंग अपन को लिखना पड़ गया गोन। तो यहाँ गोइंग है, यहाँ गोज है, यहाँ गोन है। आगे चले हम लोग पास्ट सिंपल टेंस पे। तो ये जो वर्ब हो गई ये पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वेंट हो गई। इसी तरह से आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चले तो लिखा हुआ है वॉज गोइंग, फिर लिखा हुआ है विल गो, आगे लिखा हुआ है कैन गो। तो कैन के अकॉर्डिंग आगे फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये जितनी भी वर्ब्स आपके सामने लिखी गई है बच्चों, ये सारी वर्ब चेंज हो गई
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू दियर टेंसेस। लेकिन आगे लिखा गया टू बाय, टू बाय, टू बाय, कहीं भी चेंज नहीं हुआ बच्चों, कहीं भी चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स इसके ऊपर किसी भी तरह का सब्जेक्ट का और टेंस का फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए इन सारे वर्ब्स को अपन कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब और इन वर्ब्स को अपने कहेंगे फाइनाइट वर्ब। तो इट मीन्स जो हमारी मेन वर्ब रहती है वही हमारी फाइनाइट वर्ब रहती है, और जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है उसे अपन कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे आगे लिखा हुआ है बच्चों कि हाउ हाउ आर क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम, कि भाई 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना उनसे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कैसे। हमारे लिए ये 2 नंबर का टॉपिक आने वाला है, और 2 नंबर का टॉपिक आएगा तो अपने से वो सवाल कैसे पूछेगा अपन को ये भी पता होना चाहिए। तो सवाल पूछने का जो मैनर रहता है ना बच्चों वो कुछ ऐसा रहता है, ध्यान दें। द बॉय रोट ए लेटर, फुल स्टॉप, द बॉय वेंट टू स्कूल। और अगला लिखा हुआ है एक लड़का है उसने एक पत्र लिखा और उसके बाद में वो स्कूल चला गया। इस तरह से 2 सिंपल सेंटेंस अपन को दे दिए। अब सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये जो द बॉय है ये सब्जेक्ट है और ये जो रोट है ये वर्ब है। अब ये वर्ब कौन सी है, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, ये आपको बताना है किस टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग आई है तो बिल्कुल ये फाइनाइट वर्ब है, इसकी जांच परख आप लोग करें। आगे लिख दिया सिंपल। इट मीन्स एग्जामिनर चाह रहे कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर ना आप मुझे एक सिंपल सेंटेंस बना के दो। तो सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है आगे की ओर सीखेंगे। अभी अपना इतना ही पर्पज है यहाँ पे कि भाई ये एग्जामिनर अपन से एग्जाम में कैसे बात पूछेगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस लिखा हुआ और एग्जामिनर कह रहा है इसका भी सिंपल सेंटेंस बनाओ। अगले सेंटेंस में कह रहा है सर वो आप इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। बी क्विक यू विल बी लेट, तो इसका अपन को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। फिर लिखा हुआ है सर आगे के सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स, कि आप सर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिखाएं। लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि यूज इन्फिनेटिव, आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है और इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो ये एग्जामिनर के तरीके रहते हैं। अब ये जो 5 सवाल आपके सामने लिखे गए हैं इनका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, आप इनको एज ए एक्सरसाइज लोगे और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इसमें से आप सिंपल के जितने भी सेंटेंस है इवन इन्फिनेटिव्स के, इन सबको आप कर सकेंगे इस वीडियो के लास्ट में। और ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अपना पहला जो पर्पज है वो सिंपल सेंटेंस सीखने का है। आपने ध्यान दिया होगा पहली स्लाइड के अंदर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था। तो एक वीडियो के अंदर ये खूब लेंथी हो जाता है, इसलिए एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के ऊपर। पहले अपन सारे के सारे सिंपल सेंटेंस देखने जा रहे हैं। तो इसमें से आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इनको छोड़कर बाकी 3 सवाल करने के लायक हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे आप जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे एग्जामिनर ऐसे हमसे बात पूछेगा। अब बच्चों जैसे आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सीखी ना, उसकी तरह छोटी सी जानकारी अपन को क्लोज की भी ले लेनी चाहिए। वैसे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब लोगों को क्लोज आते हैं, और नहीं आते हैं तो थोड़ी सी जानकारी अपन को देख लेनी चाहिए। देखो बच्चों क्लोज 2 तरह के हो गए, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। जो अपना मेन क्लोज अपन उसको कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। इट मींस ऐसा सेंटेंस या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस ही होता है वो, जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की नीड नहीं होती। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को अपने इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, तीनों में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप ले सकते हैं। इसी तरह से ऐसे सेंटेंस जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको अपने कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज। अब सब ऑर्डिनेट क्यों कहते हैं इसकी बात हम करेंगे आगे। तो देखिए इतनी बात जो लिखी हुई है दैट ही इज ए गुड बॉय, ये इतनी सी बात जो है ना ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो इट मीन्स ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है इसीलिए ये डिपेंड हो गई है इस वाली बात पे। ये वाली बात कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो बात है ना ये आप तब पूरी हो पाएगी जब आप पहले ये बात बोले। तो ये जो है ना इतना सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इतना जो क्लोज लिखा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज एंड इट इज अ
इंडिपेंडेंट क्लोज, ये छोटी सी जानकारी होगी हमारी क्लोज की। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आती है सबको। अब इसके ऊपर आगे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, आपको बताना है इन सेंटेंसेस में। आपके लिए एक्सरसाइज है कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, आपको इसमें से ये जानकारी लेनी है। तो देख लीजिएगा, आई डोंट नो यहां तक। उसके बाद में ये जो वेदर, वेयर, वाई, व्हेन और उसके बाद में लिखा दैट, इससे पहले पहले जो चीजें लिखी गई है उसे तो अपन क्या कहेंगे और उसके बाद में लिखा गया उसे अपने क्या कहेंगे। तो जिस बात का मीनिंग कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, वो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज है, और जिसकी बात का कंप्लीट मीनिंग नहीं है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये आप लोगों को अपने आप से करना है। चलिए आगे। आगे लिखा हुआ है बच्चों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में 3 शब्द लिखे थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो आज हम लोग ना इस वीडियो के अंदर जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और उनको बनाने के तरीके होते हैं, वो सारे के सारे जो वेज है, मेथड्स है, वो अपने इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता क्या है? लिखा हुआ है ए सिंपल सेंटेंस फाउंड बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देना। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देना, इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मीनिंग वही रहता है जो पहले के सेंटेंस में होता है। आगे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन फाइनाइट वर्ब। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये आप ऊपर सीख के आए हो कि फाइनाइट वर्ब हम लोग किसे कहते हैं। ऐसी वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। आगे लिखा हुआ जी हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। भाई सिंपल सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं? सिंपल सेंटेंस बनाने का मेथड क्या है? यहीं से हमारा एक्चुअल में जो क्लास है वो हमारी बिगिन होती है। इससे पहले हमारा सारा बेसिक था। सिंपल सेंटेंस होते क्या है और कैसे बनाए जाते हैं ये अपने को सीखना है। सिंपल सेंटेंस सीखने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास कंजंक्शंस की भी होनी चाहिए, क्लोजेस की भी होनी चाहिए, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स की भी होनी चाहिए। इन सभी जानकारियों के बेसिस पे हम लोग आगे इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो है यूजिंग इन्फिनेटिव। और एक ऐसा सवाल भी मैंने ऊपर दिया था, आपको ध्यान दें। इस स्लाइड के अंदर देखें, इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यूज इन्फिनेटिव। तो आपको पता लग गया भाई इन्फिनेटिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस ही बनता है। चलिए, तो लिखा गया सर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होती है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब अपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई बात लिखते हैं ना, उसको अपने इन्फिनेटिव कहते हैं। ऊपर जब मैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब सिखा रहा था तो जितना भी टू बाय टू बाय टू बाय जो लिखा हुआ था वो सारा इन्फिनेटिव का ही एग्जाम्पल था। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अपने लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। और ये क्यों लिखा जाता है? ये दिखाने के लिए एक्शन का कोज या एक्शन का कोई पर्पस। तो पर्पस और कोज दिखाने के लिए अपने इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस लिखा हुआ है ही बॉट ए पेन। उसने एक पेन खरीदा। ही वॉन्टेड टू गिव इट टू मी। और वो जो ये पेन है वो मुझे देना चाहता था। तो अपनी इस बात को सिंपल वे में कह सकते हैं कि उसने मुझे एक पेन देने के लिए एक पेन खरीदा। इट मीन्स उसने मुझे एक पेन देने के लिए एक पेन खरीदा। इस तरह से अपनी इस बात को कह सकते हैं। उसने एक पेन खरीदा मुझे देने के लिए। और सिंपल कहूं तो मैं इसको, उसने एक पेन खरीदा मुझे देने के लिए। तो इस बात को अगर सिंपल वे में लिखना हो तो अपन को क्या करना है, आगे जो पर्पज है या जो कोज है उस कोज को अपने को लिख लेना है। इतनी बात को अपने को लिख लेना है, इट को छोड़ देना है। लिखा हुआ है ही बॉट ए पेन। इतनी बात तो कॉमन हो गई, ही बॉट ए पेन। ध्यान दें, ही बॉट ए पेन। और उसका पर्पज क्या था इसका? टू गिव। और आगे की सेंटेंस का जो वर्ब रहता है उसको अपने टू के साथ में शो कर देते हैं। टू गिव इट टू मी। और ऑब्जेक्ट है उसको अपने एज इट इज लिख देते हैं।
तो अब ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस थे, यहाँ हमने एक सेंटेंस कर दिया इसको बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया है। सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि सर फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ फाइनाइट वर्ब एक है और यहाँ एक अलग फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स दो फाइनाइट वर्ब हो गई और ये दो सेंटेंस हो गए, तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर अपने एक सेंटेंस बना दिया। और अब की बार जो फाइनाइट वर्ब है वो एक ही है, आगे की जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट बन गई। चलिए आगे के सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ बच्चों, लिखा है आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मीन्स है या पर्पज, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट का एक मीन्स वस्तु भी होता है, थिंग्स भी होता है। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू रिसीव माई अंकल, तो मेरा जो उद्देश्य था वो अंकल को रिसीव करने था। तो हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि मैं स्टेशन अपने अंकल को रिसीव करने गया। मैं स्टेशन अपने अंकल को रिसीव करने गया। तो ऐसे अपन सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं इसका। तो क्या बन जाएगा सर, आई वेंट टू स्टेशन, इतना सेंटेंस सेम हो गया, और आगे जो मेरा पर्पज है वो मैंने इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिनोट कर दिया। टू रिसीव माई अंकल, टू रिसीव ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया, और बाकी जो सारी बात है वो एज इट इज लिखती है। अब लिखी गई सेंटेंस के अंदर जो फाइनाइट वर्ब है ना बच्चों, वो एक ही है, और ऐसे ही सिंपल सेंटेंस की कंडीशन होती है कि फाइनाइट वर्ब एक ही रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस एक और लिखा हुआ है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, तो मेरे पास भैया बहुत सारे पैसे हैं। आई वुड स्पेंड इट टू नाइट, और मैं सारे पैसों को आज रात को खर्च कर दूंगा। तो स्पेंड कर देगा बहुत सारे पैसे, खर्च कर देगा, तो स्पेंड करना ये अपना पर्पज हो गया इसका। तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, टू नाइट टाइम हो गया, ऐसे कैसा लगा देंगे। लिखा हुआ है आई हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड टू नाइट, ये टू थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं आप लोग। आई हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड टू नाइट, ये टू इसके साथ में है, टू नाइट अलग अलग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे एक स्लाइड पे। अगला सेंटेंस लिखा है बच्चों, शी इज वेरी वीक, वो बहुत ही ज्यादा वीक है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। तो आप इसको टू टू की मेथड से बना सकते हैं, कंजंक्शन में आपने सीखा होगा। शी इज टू वीक टू अंडरस्टैंड इट, तो यहाँ पे ये जो इज लिखा गया है ये एक ही फाइनाइट वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शी के अकॉर्डिंग अपन को इज लिखना पड़ा, और आगे टू and then first form of the verb, it is infinitive. I hope you have got it. Now move to next. By using adjectives, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का एक तरीका और है सर। कौन सा तरीका सर? अपने एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं सर? एडजेक्टिव होते हैं किसी की विशेषता, आई मीन किसी की विशेषता, क्वालिफिकेशन बताना, किसी की क्वालिटी बताना। तो नाउन या प्रोनाउन की जनरली अपन क्वालिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव्स का यूज करके भी अपन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आई केम अक्रॉस, केम अक्रॉस क्या होता है? देखो लिखा है आई केम अक्रॉस, तो केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब पे भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो केम अक्रॉस का मीन्स होता है बच्चों अचानक मिल जाना किसी से, अचानक से किसी से मिल जाना, दैट इज कॉल्ड केम अक्रॉस। तो आई केम अक्रॉस ए गर्ल इन द गार्डन, तो मैं एक लड़की से अचानक गार्डन में मिला। शी वॉज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल लिखा है देख लें, BEAU, तो आर की जगह यू कर लें आप। शी वॉज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो सुंदर कौन थी भैया? सुंदर ऐसा लग रहा है कि ये लड़की थी, यस और नो? ये लड़की जो थी ये सुंदर थी। तो नाउन से पहले अगर अपनी विशेषता बताना चाह रहे हैं किसी नाउन की, तो उस शब्द को पहले लगा दो, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जैसा लिखा हुआ है आई केम अक्रॉस ए ब्यूटीफुल गर्ल, इज इट क्लियर? आई केम अक्रॉस ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैं एक सुंदर लड़की से कल मिला। और इन द गार्डन लिखा हुआ है, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इन द गार्डन। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है दे लाफ्ड एट स्मॉल बॉय, वे छोटे बच्चे पे हंसे। ही वॉज हंग्री, और वो जो छोटा बच्चा था वो कैसा था? हंग्री था, भूखा था। तो जो छोटा बच्चा था ना वो हंग्री था। तो ये जो लिखा है बॉय, इससे पहले अपने इस एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है दे लाफ्ड एट ए स्मॉल हंग्री बॉय, तो ये जो हंग्री था एडजेक्टिव था, उस एडजेक्टिव को अपन ने इस नाउन से पहले लगा दिया। तो इस तरह से हमारी फाइनाइट वर्ब है जो वो एक ही है, और आपने इसे सिंपल सेंटेंस कह दिया।
इसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस बच्चों मैं प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा। अभी जो है ना वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे खूब सारी प्रैक्टिस हम लोग सिंपल सेंटेंसेस पे करेंगे। आगे लिखा है आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, और वो आदमी कैसा था, अंधा था सर। अब देखो दो सिंपल सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब ये रही, एक फाइनाइट वर्ब ये रही, लेकिन अब अपन को क्या करना है, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो क्या लिखा सर, ये जो विशेषता है किसी की, ये इस मैन की है, तो इस मैन से पहले अपन इस विशेषता को रख देते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, आई सो ए ब्लाइंड मैन, तो मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एंड का यूज करके भी अपने कुछ सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये सिंपल है, बिल्कुल आपको आता ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, आई सो ए काउ, मैंने एक गाय को देखा, आई सो ए काफ, और मैंने एक आई सो ए कॉफ ऑल्सो, तो मैंने एक बछड़े को भी देखा। तो एक गाय और बछड़े को मैंने देखा, तो एंड से अपने इस काऊ को उस बछड़े को अपन जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट तो कॉमन है, कॉमन चीजों को अपन छोड़ देंगे। तो आई सो ए काउ एंड ए काफ, तो मैंने एक गाय और एक बछड़े को देखा। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया। इसी तरह से और आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ही बॉट न्यू बुक्स, उसने नई किताबें खरीदी। ही बॉट ऑल्सो ओल्ड बुक्स, और उसने पुरानी किताबें भी खरीदी। तो इस लिखे गए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है ना वो कॉमन कॉमन है, वर्ब है वो भी कॉमन है। कॉमन है उसमें से कोई एक चीज लिख लेंगे, और आगे जो है डिफरेंट है उसको अपने एंड से जोड़ देंगे। तो क्या लिख देंगे, ही बॉट न्यू एंड ओल्ड बुक्स, तो उसने पुरानी और नई किताबें खरीदी, या यूं कह लीजिए उसने नई और पुरानी किताबें खरीदी। तो इस एच को आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे कैपिटल कर सकते हो। आगे चलें। आगे लिखा है बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। तो आप एडवर्ब्स का यूज करके भी, एडवर्ब का यूज करके भी आप लोग सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जनरली हम लोग किसी वर्ड क्लास में एल वाई लगा देते हैं ना बच्चों, तो वो अपना एक एडवर्ब बन जाती है। तो पहले सेंटेंस में लिखा है शी वेंट टू पार्लर, तो वो पार्लर गई, जाती, शी वेंट टू पार्लर, वह पार्लर गई। शी वेंट फ्रीक्वेंटली, और वो वहां पर ऑफन जाती है, अक्सर वहां पर जाती है। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, तो ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स हो गया। तो इसको अपने यहाँ पे दिखा दें, तो क्या लिखा हुआ है, शी वेंट टू पार्लर फ्रीक्वेंटली, तो वह अक्सर जो है पार्लर जाती है। तो उसके जाने का जो एक्शन है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो इस तरह से अपने लिख सकते हैं। इसमें एल की कमी रह गई है, फ्रीक्वेंटली, एल वाई आप जरूर लगा लें। फ्रीक्वेंटली इसमें सिर्फ टी है, एल नहीं है इसके अंदर, तो आप एल जरूर लगा लें। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज रनिंग, ही स्पीड वॉज स्लो, वो दौड़ रहा था और उसकी जो स्पीड थी वो कैसी थी, स्लो थी। स्लो का मीन्स धीरे, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ही वॉज रनिंग स्लोली। तो ही वॉज रनिंग स्लोली, तो अपन इस स्लोली को एज ए इस स्लो का स्लोली बना दिया, तो ये बन गया सर हमारा एडवर्ब। तो इस तरह से अपने एडवर्ब्स का यूज करके भी सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे लिखा है बाय यूजिंग प्रपोजिशंस, बाय यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले अपन अगर अपने अपने कोई फॉर या प्रपोजिशन लगा दें, अपने किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जब हम लोग प्रपोजिशन लगा देते हैं, तो उससे भी हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए एग्जांपल, माय ब्रदर बॉट ए न्यू हाउस, मेरे भैया ने एक नया घर खरीदा। ही बॉट इट फॉर हिज वाइफ, और जो घर था वो उन्होंने किसके लिए खरीदा, अपनी पत्नी के लिए खरीदा, फॉर हिज वाइफ। तो अपनी इस बात को सिंपली बोल सकते हैं कि मेरे भैया ने अपनी पत्नी के लिए घर खरीदा, यस और नो। तो आपसे क्या कह देंगे, माई ब्रदर बोट ए न्यू हाउस फॉर हिज वाइफ। तो जो पर्पज है ना उसको अपने फॉर लगा के आगे फॉर प्रपोजिशन का यूज करके और इस तरह से लिख दिया। तो अब ये एक सिंपल सेंटेंस ही बना है। आगे चलें, लिखा हुआ है आई बोट ए न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा। आई पेड ह्यूज अमाउंट फॉर इट, और मैंने इसके लिए एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट मैंने इसके लिए पे किया है। तो जब अपन इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आई पेड ह्यूज अमाउंट फॉर न्यू हाउस। तो प्रपोजिशन फॉर का यूज करके अपने इस तरह से सेंटेंस को कई बार बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन जब होगा हमारा तो खूब सारे सेंटेंस उसके अंदर आएंगे, हम लोग खूब सारी प्रैक्टिस उसमें करेंगे। तो चलिए आगे। आगे सबसे इंपॉर्टेंट दायरा आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ये समझने लायक चीजें हैं, अभी तक जो आपने समझा वो बिल्कुल सिंपल थी, अब जो चीज है ना वो समझने लायक है, पार्टिसिपल्स।
पार्टिसिपल्स क्या होते हैं सर? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना बच्चों, उसको तो अपने कहते हैं बेस फॉर्म। अभी पार्टिसिपल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे अपने कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। देखिए जरा यहाँ लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल्स। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे ही हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स है, ये चार तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग। इसी तरह से वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उसका ही नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपके सेंटेंस में पहले ही लिखा हुआ है आई मीन, ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में क्या सर? तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जब लग जाती है तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब इस पार्टिसिपल्स को अपने वन बाय वन डील करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तीनों को सेपरेट अपने देखने जा रहे हैं। चलिए जरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले यह समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाई जाती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, आप किसी भी वर्ब के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है उसको आप एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब को ही बता देता हूं। जब आपकी आईएनजी फॉर्म होती है ना, आप उसको कैसे यूज करते हो? एज ए वर्ब यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। कोई भी जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उसके अंदर अपन एज ए वर्ब अपने उस आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज स्लीपिंग नाउ, तो ही ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ही इज स्लीपिंग नाउ, तो स्लीपिंग क्या हो गई बच्चों? एक वर्ब हो गई। तो लिखे गए सेंटेंस में ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है स्लीपिंग, आईएनजी लगाने की वजह से, स्लीप में आईएनजी लगाया तो स्लीपिंग बन गई। तो इसको अपने यूज कर लिया एज ए वर्ब। इसी तरह से लिखा हुआ है ही लाइक्स स्लीपिंग, उसको क्या पसंद है? व्हाट डज ही लाइक, तो व्हाट का जो आंसर्स देते हैं, व्हाट डब्ल्यूएच वर्ड का जो आंसर देते हैं, इस तरह के वर्ड्स को अपने क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो मैंने सवाल पूछा कि भाई व्हाट डज ही लाइक, उसको क्या पसंद है? उसको सर स्लीपिंग पसंद है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो स्लीपिंग है ना, वो एज ए नाउन काम कर गया। इसी तरह से जो है अगला कैटेगरी, अब इस कैटेगरी से अपने को कुछ मतलब है, बाकी वाली बात से कोई मतलब नहीं है, बस मैंने आपको बताना चाहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है। तो तीसरा लिखा हुआ है एज ए एडजेक्टिव। कई बार वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, उसको अपने एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है द स्लीपिंग बेबी, सोता हुआ बच्चा। कैसा बच्चा? सोता हुआ बच्चा। और ये बेबी, ये जो बेबी है, ये देखिए, तो ये बेबी एक नाउन हो गया बच्चों। और नाउन से जस्ट पहले अपने इस वर्ब को यूज किया, आई मीन ये वर्ब नहीं है, स्लीपिंग है जो। तो अब ये जो काम कर रहा है ना बच्चों, ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि ये सोते हुए बच्चे की विशेषता बता रहा है। तो दैट इज वाई ये एडजेक्टिव बन गया। यस और नो? स्लीपिंग बेबी इज वेरी क्यूट, तो सोता हुआ बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? क्यूट है। तो एक सेंटेंस के अंदर आई मीन जो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको अपने एक नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। हमें जो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करना है एज ए एडजेक्टिव करना है इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। तो जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एज एन एडजेक्टिव अपन इसका यूज करते हैं। तो आगे की स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर मैं आपको बार लेके चलता हूं एक बार। तो लिखा हुआ है शी एंटर्ड द मॉल, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो दो सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए और दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कहना है भाई एक सेंटेंस बनाना है। तो वापस चलें पहले की स्लाइड पे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए अपने को दो तीन बातें ध्यान में रखनी है सर। पहली बात क्या है कि जब अपने इस तरह के सेंटेंस को बनाएं, दो सेंटेंस अपने को दिए रहते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि बोथ सब्जेक्ट आर सेम पर्सन। दो सेंटेंस जो आपके सामने लिखे रहते हैं ना, तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सेम सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। तब अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां पे कर सकेंगे। इसी तरह से दोनों एक्शन जो बताए जाएंगे, दो काम जो सेंटेंसेस में बताए जाएंगे, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इट मींस पहला एक्शन हुआ और उसी समय दूसरा एक्शन हो गया, तो इस तरह की कंडीशन वहां पे बननी चाहिए। तो अब मैं आपको सेंटेंसेस पे लेके चलता हूं।
देखो बच्चों, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है शी एंटर्ड द मॉल, उसने मॉल के अंदर एंटर किया। शी वॉज वेरी हैप्पी, तो ये जो दो सेंटेंस हो गए, शी एंटर्ड द मॉल, तो जैसे ही उसने मॉल के अंदर एंटर किया वैसे ही वो क्या हो गई, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो एक के बाद जस्ट दूसरा एक्शन घटित हो गया बच्चों, तो दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप नहीं है, गैप नहीं है। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस में बनाने के लिए जो पहली वर्ब दी होती है उसको अपने आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देती है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो अब ये जो पूरा बन गया ना, यहां से लेके यहां तक, ये बन गया सर एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन गया सर, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया सर हमारा ये। उसके बाद अपने को यूज करना है छोटा सा कोमा, और उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देना है। अब ध्यान से देखें, ये इतनी बात तो हो गई सर फ्रेज, यस और नो। अब ये फ्रेज कौन सा हो गया सर, एडजेक्टिव फ्रेज। और आगे लिखा हुआ शी और आगे लिखा है वॉज, तो लिखे गए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितनी हुई सर, तो फाइनाइट वर्ब तो सर एक ही है इसके अंदर, और एक फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इसीलिए सर अपने इसको एक सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। करना क्या है सर, इस तरह के सेंटेंस में दोनों एक्शन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट सेम पर्सन होना चाहिए। पहली जो वर्ब है उसको अपने को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है, और उसके बाद का सब्जेक्ट लगा देना है, छोटा सा कोमा यूज करना है, और बाकी का सेंटेंस लिख देना है। तो इस तरह से अपने सेंटेंस को पढ़ा सकते हैं। अगले सेंटेंस में देखें, आई रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंचा। आई वेंट डायरेक्ट टू माई क्लास, और सीधा मैं कहां चला गया, क्लास में चला गया। सब्जेक्ट सेम है, ध्यान दें, आए, और जैसे ही कॉलेज पहुंचा वैसे ही क्या चला, क्लास के अंदर चला गया। दोनों के एक्शन के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। तो पहली वर्ब को अपने कर देते हैं आईएनजी में चेंज, रीचिंग कॉलेज कोमा आई वेंट डायरेक्ट टू माई रूम या क्लासरूम। तो कॉलेज पहुंचते ही मैं सीधा अपनी क्लास में चला गया। तो फाइनाइट वर्ब अब की बार भी एक ही है, ध्यान दें। तो इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, और हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का कैसे यूज किया जाता है। आगे लिखा हुआ है आई वॉज रिटर्निंग होम, तो मैं घर लौट रहा था। क्या कर रहा था, आई वॉज रिटर्निंग होम, आई सो ए ब्लैक डॉग, तो मैं घर लौट रहा था, उसी समय मैंने एक ब्लैक कलर का डॉग देखा। तो रिटर्निंग होम कोमा आई सो ए ब्लैक डॉग, तो घर लौटते समय मैंने एक काला डॉगी देखा। तो इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में ध्यान दें कि तीनों सेंटेंस जो थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही एक्शन कैटेगरी से थे, टेंस कैटेगरी से थे। चलिए, अगर सेंटेंस आ जाए सर नॉन एक्शन कैटेगरी से, किससे आ जाए सर, नॉन एक्शन कैटेगरी से, इट मीन्स टेंस कैटेगरी से ना आए, सिंपल सेंटेंसेस आ जाए, तो क्या करना है सर, तो अपने को पता ही है सर, लिखा हुआ है शी वॉज टायर्ड ऑफ राइडिंग, तो राइडिंग करने की वजह से, सवारी करने की वजह से, अब राइडिंग किसी तरह की हो सकती है, बाइक राइडिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है ना। शी वॉज टायर्ड ऑफ राइडिंग, तो वो पूरी तरह से टायर्ड हो गई राइडिंग करने की वजह से। और शी वेंट टू बेड, और वो कहां चली गई, सोने के लिए चली गई। तो यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब है, शी वॉज एंड शी वेंट। अपने को ये करना है कि सर सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, और फाइनाइट वर्ब भी एक ही रहनी चाहिए। तो बीइंग टाइड, मैंने जैसे कि बताया कि ये सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक विशेषता बताने वाला एक कॉम्प्लीमेंटिव सेंटेंस है, नॉन एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस है। तो अपने को क्या करना है, इस इज, ये जो वॉज वर है ना, इसको बीइंग में चेंज कर देना है, यस और नो। तो क्या कर देना है, बीइंग टायर्ड ऑफ राइडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ राइडिंग, तो राइडिंग से टायर्ड होने की वजह से, कोमा शी वेंट टू बेड, वह बेड पर चली गई। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको बना दिया सर एडजेक्टिव फ्रेज। और इस एडजेक्टिव फ्रेज का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक तरह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा है। तो देखिए, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इट इज जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अपने क्या कह दिया, फ्रेज। और फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज, फ्रेज में सर ये एडजेक्टिव फ्रेज। इज इट फाइन, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए अपने इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह रहे हैं। तो बीइंग टायर्ड ऑफ राइडिंग, तो टायर्ड कौन हुआ है सर, टायर्ड ये गर्ल ही हुई है, यस और नो। और ये जो शी है ये अपने आप में प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पूरा पूरा क्वालिफाई कर रहा है इस शी को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे की स्लाइड पे।
आगे के स्लाइड में लिखा है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने समझ लिया क्या होता है। अब समझते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसी को अपने क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल को अपने चार तरीके से यूज कर सकते हैं बच्चों। कितने तरीके से, चार तरीके से अपने इसको यूज कर सकते हैं। आप एक्टिव में इसको यूज करते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इन सब का यूज अपन करते ही हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है, तो हैव और उसके साथ में कंप्लीटेड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन एक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ। इसी तरह से अगले सेंटेंस में लिखा है टी इज टेकन, चाय पी जाती है। बाय पीपल लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लोग ही चाय पीते हैं। तो पैसिव के अंदर लिख दिया मैंने टी इज टेकन। तो ये जो टेकन, ये भी थर्ड फॉर्म ये वर्ब की, और थर्ड फॉर्म को ही अपने क्या कहते हैं, आप ऊपर सीख के आए हो, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म है ये, एज ए पैसिव यूज हो गई, यस और नो। तीसरी कैटेगरी जो है ना बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अपने ये काम की, अपने इसी की बात करनी है, ऊपर की बातें, और ये बात मैंने सिर्फ लिखी है आपको बताने के लिए कि पास्ट पार्टिसिपल का चार तरीके से यूज होता है। एक्टिव पैसिव ये आप जानते हैं, और अपोजिशन एडजेक्टिव ये भी आप जानते हैं, बस कॉमा लगा के बात को कह देना। अपने को बात करनी है सर इस एडजेक्टिव की। यू लिखा है यू शुड ईट बॉइल्ड एग्स, आपको उबले हुए अंडे खाने चाहिए। देखो बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना बॉइल्ड, बॉइल बॉइल्ड बॉइल्ड, बॉइलिंग बॉइल्स, ये तो एक वर्ब होती है, यस और नो। लेकिन इस वर्ब को यूज कर लिया सर एज ए एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इसको यूज कर लिया। देखो इन अंडों की विशेषता कौन बता रहा है, अंडे कैसे हैं, आपने सर कहा उबले हुए अंडे हैं। कैसे अंडे हैं, उबले हुए अंडे। तो इसी वजह से ये जो बॉइल्ड एग है, ये बॉइल्ड एग जो है ये थर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं। सो दैट इज वाई ये बॉइल्ड एग जो है ये एडजेक्टिव बन गया। तो अपने इसके ऊपर कुछ बातें सीखनी है आगे। चलिए जरा सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। तो एज एन एडजेक्टिव किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है देखिए जरा। लिखा है मैंने आई सो ए ब्रोकन चेयर, तो मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। तो आपने कहा सर ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये तो थर्ड फॉर्म होगी ब्रेक की तोड़ना। लेकिन टूटी हुई की हिंदी क्या होती है सर, तो टूटी हुई की हिंदी सर ब्रोकन ही होती है। तो मैंने एक टूटी हुई चेयर, एक ब्रोकन चेयर देखी। इसी तरह से लिखा हुआ है टायर्ड, तो टायर्ड भी एक वर्ब ही होती है, थक जाना। तो इसको भी रनिंग से पहले यूज कर लिया, तो ये रनिंग नाउन है, ये रनिंग जो है ये नाउन है। किसकी वजह से उसको थकान हो गई थी सर, रनिंग की वजह से। तो ये टायर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, तो दैट इज वाई ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर लेते हैं एज एन एडजेक्टिव, इसके ऊपर सेंटेंस कैसे आते हैं आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। आगे लिखा है ही हैज सम यूज्ड फर्नीचर, उसके पास कैसा फर्नीचर है, उसके पास यूज्ड फर्नीचर है। पंकज सो ए हाफ इटन पिज्जा, पंकज ने कैसा पिज्जा देखा, हाफ इटन, आधा खाया हुआ पिज्जा उसने देखा। तो ईट एट इटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लिया सर हम लोगों ने एज एन एडजेक्टिव। पहले हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज कर रहे थे, उसको हम लोग कह रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको हम लोग कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, लिखा हुआ है आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, और ये खो चुका था। अब लॉस्ट थर्ड फॉर्म होती है, आप लोग जानते ही हैं, यस और नो। तो इसको अपने एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेना है। आप एडजेक्टिव के अंदर ये सीख के आए ऊपर, एडजेक्टिव से जब हम लोग बना रहे थे, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, तो मुझे मेरा जो खोया हुआ पेन है वो मिल गया, यस और नो। बस अपने को इसको एज एडजेक्टिव यूज कर लेना है, और एडजेक्टिव का यूज आप पहले ही सीख के आ चुके हैं। आगे लिखा है आई गेव हिम ए कैंडल, तो मैंने उसे एक कैंडल दी, इट वॉज बर्न्ट, और ये जो कैंडल थी ना ये बिल्कुल बुझी हुई थी। तो बर्न्ट जो होती है वो बर्न्ट की थर्ड फॉर्म होती है, यस और नो। लेकिन इस थर्ड फॉर्म को अपन को यूज कर लेना है इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एज एन एडजेक्टिव। तो लिखा है सर आई गेव हिम ए बर्न्ट कैंडल, तो मैंने उसे एक बुझी हुई कैंडल दी, यस और नो। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलें बच्चों, लिखा हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीन तरह के पार्टिसिपल्स को हम लोग डील कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग पहुंच चुके हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है सर,
जब हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं, इसी को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पहले अपने इसको एक्टिव टेंस में देखेंगे। लिखा हुआ है आई टुक फूड। तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, ये बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल के उलट होते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ये था कि एक्शन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि एक्शन के बीच में गैप होना चाहिए। एक्शन के बीच में गैप होना चाहिए, सब्जेक्ट दोनों में सेम होने चाहिए। लिखा हुआ है आई टुक फूड, मैंने खाना खाया। आई वेंट टू कॉलेज, और उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। तो दोनों एक्शन के बीच में थोड़ा गैप है। यस और नो, ए के बाद में कोई दूसरा एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कैटेगरी के लिए अपन क्या करते हैं कि जो पहले जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उससे पहले लगा देते हैं हैविंग। तो हैविंग टेकन फूड, कोमा, तो ये जो सारा बन गया हैविंग टेकन फूड। तो ये जो टेकन है इसको अपने यूज कर लिया एज एन एडजेक्टिव। तो हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू कॉलेज, खाना खाकर या खाना खाने के बाद आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज चला गया। आगे लिखा हुआ है ही पिक्ड माई पॉकेट, उसने मेरी पॉकेट मार ली। ही फ्लीड, और उसके बाद में वो भाग गया। तो हैविंग पिक्ड माई पॉकेट, हैविंग पिक्ड माई पॉकेट ही फ्लीड, और उसके बाद में वो भाग गया। आगे इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस अपने से पैसिव में पूछ लिया जाए तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, हैविंग के बाद में बी लगा देना है और उसी बाद में थर्ड फॉर्म तो अपने यूज करते ही हैं। तो ही वॉज अब्यूज्ड, उसको अब्यूज किया गया। अब अब्यूज किसने किया ये नहीं बताया इसके अंदर, किसी के द्वारा उसको अब्यूज किया गया। ही वेंट होम, ये वेट नहीं है, वेंट है, WENT, इसको सही कर लें आप, WENT। ही वॉज अब्यूज्ड, ही वेंट होम, उसको अब्यूज किया गया और उसके बाद में वो घर चला गया। तो हैविंग बीन अब्यूज्ड, गाली दिए जाने के बाद में ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो कुछ नहीं करना कि हैविंग लगा के इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। आगे लिखा है ही वॉज कॉल्ड, उससे बुलाया गया। ही वेंट देयर, इसलिए वो गया वहां। तो हैविंग बीन कॉल्ड ही वेंट देयर, तो बुलाए जाने पर वह वहां गया। देखिए फाइनाइट वर्ब एक ही है, ही के अकॉर्डिंग वेंट लिखा और ही के अकॉर्डिंग इधर भी वेंट लिखा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। एक सेंटेंस का टाइप और आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जब हम लोग नाउन से जस्ट पहले नाउन से जस्ट पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं या पार्टिसिपल्स का यूज कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया से बोलूं मैं इसको। जब अपने किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन के इस तरफ से पहले कह रहा हूं, इसके जस्ट बाद अपने यूज कर लेते हैं एक एक पार्टिसिपल को यूज कर लेते हैं। वो पार्टिसिपल कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इस तरह का जो फ्रेज बनता है उस फ्रेज को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव फ्रेज। लिखा हुआ है द पुलिस अराइव्ड, तो पुलिस आई, दे पिक्ड, ये दे लिखा हुआ है, दे पिक्ड पॉकेट फ्लीड, नहीं नहीं दे लिखा हुआ है भाई, द पिक पॉकेट फ्लीड। तो पुलिस आई और उसके आते ही जो चोर चोर जो था, वो थीफ जो था, वो भाग गया। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, तो अपने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। द पुलिस हैविंग अराइव्ड द पिक पॉकेट फ्लीड, तो पुलिस के आने पर जो चोर था वो बिल्कुल, चोर का मतलब पिक पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब वो आदमी जो किसी की पॉकेट मार लेता है, फ्लीड भाग गया। द पिक्चर एंडेड, पिक्चर खत्म हो गई। द ऑडियंस लेफ्ट, और उसके बाद में ऑडियंस चली गई। तो द पिक्चर हैविंग एंडेड, तो पिक्चर के खत्म होते ही, द पिक्चर हैविंग एंडेड द ऑडियंस लेफ्ट, तो द ऑडियंस जो है वो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे लिख दिया हम लोगों ने लेफ्ट। तो फाइनाइट वर्ब जो है वो इसके अंदर एक ही है। तो ये सारे तरीके थे सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के। तो बिल्कुल आज हम लोग क्लास के बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुके हैं, क्लास हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिल्कुल रिकैप करवाना चाह रहा हूं चीजों का। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर हमने सीखा कि सिंथेसिस का मीन्स होता है सर कंबाइन करना सेंटेंसेस को किसी सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसको सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़े। उससे पहले हम लोगों ने सीखी कि सर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है, that is called subject or tense, that is called finite verb, and non-finite verbs are verb which are not changed according to subject and verbs.
tenses, sorry. Now the next sentence, I mean next that we learned that it was the finite verb and non-finite verbs. We did some sentences, we wrote some sentences and tried to do practice of the finite and non-finite verbs. After it, we move ahead and we saw that how the examiners ask questions to us. They can ask questions like this. After it, we learn about the clauses. It means the main clause, the subordinate clause, principal clause, or dependent clause. We learned about it. After it, we saw some examples of dependent and independent uh, clauses, and you were given a homework. And next, we started the simple sentence. What is a simple sentence? A simple sentence is a sentence which is combining of two or more than two simple sentences into one simple sentence. A simple sentence always consists a finite verb. Only one finite verb is considered by a simple sentence. And how can we make simple sentences? We learned some methods, some different ways of learning finite verbs. The first way was the find infinitive. It means we can change the cause or the purpose into infinitive. After it, we saw some examples and we saw the adjectives. It means we can make simple sentences by using adjectives. What are adjectives? Adjectives are some qualifying words which qualifies a noun or a pronoun. After it, we learn the use of third method to use to make simple sentences, and we use and preposition to make the simple sentences. After it, we saw some examples, and in the fourth method we learn the some adverbs. It means using some adverb or adverbial phrases we can make simple sentences. After it, we saw some prepositions. It means using preposition we can also make a simple sentences. After it, we saw the participles. Participles means present participle, past participle, and perfect participle. We saw some the use of the present participle. Present participle means the ing form of the verb, and it can be used as a noun, as a verb, and it is also used as an adjective. And we saw some use of adjectives in the sentences. We made some sentences by changing into participles. The first sentence we made, we changed the first subject or the first verb into a participle and made some simple sentences. After it, we saw the past participle and so its different uses, and also saw the adjectives, how the words are used as an adjectives. After it, we saw some examples of the past participles, and later we learn how the past participle are used in the sentence. They are used just as an adjective, like we have already learned. After it, we saw the past perfect participle. Participles means having plus third form of the verb, that is called perfect participle, and it is used in both ways, as an active and as a passive. So both of patterns are used. After it, we saw the nominative absolute. Nominative absolute means using noun or pronoun before participles. That is called nominative absolute. And nominative absolute, and it is complete section of the before the comma. It is called a nominative phrase. It means it is just a phrase, and the letter is a sentence. So that's why it is also a simple sentence. So now we are at the last of our class, and we have learned about sentences. Still, we have some compound sentences and complex sentences. चलिए तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे सिंपल सेंटेंस के जितने भी वेज थे बनाने के, सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अगली वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इस तरह से हमारे सारे सेंटेंसेस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा सिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए. अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, जल्दी ही अगली वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा. तो धन्यवाद. मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में. तब तक आप पढ़ाई करते रहें और खूब अध्ययन करें, सीखते रहें. और सीखने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं, सीखने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा सुपीरियर रहते हैं. तो हमेशा सीखते रहिए. और कोई सवाल है, कोई बात है आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. किसी भी तरह का आपका कोई व्यू है, आप कुछ अपडेट्स चाह रहे हैं, तो वो आप मुझे
अपडेट दे सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।